नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, लैटरल एंट्री अर्थात सरकारी सेवाओं के प्रीमियर कैडर IAS में सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर भर्ती, डायरेक्टर्स लेवल पे भर्ती यूपीएससी ने अभी हाल में ही इस स्कीम की सबसे बड़ी वैकेंसी अर्थात 45 आदमी IAS अफसर की ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल पर भर्ती करने की घोषणा की है, विज्ञापन दिया है। इधर विज्ञापन निकला नहीं और बवाल चालू हो गया। बवाल का कारण है आरक्षण। देश की विपक्षी पार्टियां इंडिया ब्लॉक को ऐसा लगता है कि वर्तमान मोदी सरकार लैटरल एंट्री के बहाने अपने काडरों को, अपने सपोर्टरों को इस सेवा में नियोजित करने का काम कर रही है और सेवा को एक पर्टिकुलर एक राजनीति विशेष से ओतप्रोत लोगों को लाकर उसके न्यूट्रल कैरेक्टर को प्रभावित करना चाहती है। विपक्ष का दूसरा आरोप यह है कि इस लैटरल एंट्री के बहाने सरकार सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म करना चाहती है। बात यहां तक तो ठीक थी, क्योंकि विपक्ष को सरकार की हर कामों में कमियां दिखती हैं, आरोप लगाना होता है। लेकिन यहां पर मामला थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है। सरकार की तरफ से, संघ की मुखिया की तरफ से कई बार यह स्पष्टीकरण आ चुका है कि आरक्षण अक्षुण्ण है और आरक्षण को समाप्त करने का कोई भी विचार या कोई भी ऐसा एजेंडा सरकार के पास निलंबित या वेट लिस्टेड नहीं है। लेकिन फिर भी वर्तमान सरकार एनडीए गठबंधन के दो घटक दल चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय मंत्री, और हम के अध्यक्ष जीतेंद्र राम मांझी सरकार के इस लैटरल एंट्री प्रक्रिया में कुछ और ही भय, कुछ और ही छुपा हुआ एजेंडा देख रहे हैं। इन दोनों नेताओं ने बड़े मुखर रूप से लैटरल एंट्री का यह कहते हुए विरोध किया है कि इसमें रिजर्वेशन कहाँ है। चिराग पासवान तो यहाँ तक कहते हैं कि सरकारी नौकरियों की संख्या लगातार घट रही है, निजी क्षेत्र में आरक्षण पहले से नहीं है, और अब जो IAS में आरक्षण है, बचा खुसा या सरकारी सेवाओं में भी, वह इस लैटरल एंट्री के जरिए, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे ये एक्सपर्ट्स, लैटरल एंट्री का मतलब क्या है? सरकार को ऐसा लगता है कि देश को चलाने के लिए जितना कैरियर IAS अफसर की जरूरत है, उतने ही अपने अपने विषयों में महारत रखने वाले एक्सपीरियंस लोगों को भी पॉलिसी मेकिंग में और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व करके, जो IAS सेवा है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा है, 70 साल पुरानी रादर और उससे भी पुरानी अंग्रेजों के ज़माने से, उसमें एक ताजगी, एक स्फूर्ति, एक समय के अनुसार परिवर्तन, एक यंग ब्लड, एक ताज़ा ब्लड, फ्रेश ब्लड लाकर देश का विकास, चौतरफा विकास बड़ी तेजी के साथ किया जा सकता है। इसलिए लैटरल एंट्री के माध्यम से एक्सपर्ट्स को डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर लेने की कवायद सरकार कर रही है, और यह अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी सरकार ने निकाली है। यूं तो यह कोई नई स्कीम नहीं है और यह कोई एनडीए या भाजपा की इजाद नहीं है। यह स्कीम यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह जी के द्वारा ही शुरू की गई थी, लेकिन
उसमें नियोजित होने वाले अफसरों की संख्या इस लेवल पर लेटरल एंट्री के माध्यम से कम रही। मोदी सरकार में भी इस माध्यम से पहले भी इसी तरीके से बढ़ती हुई, लेकिन आवाज नहीं उठी, इसका विरोध नहीं हुआ। अब जबकि यह वैकेंसी की संख्या 40-45 है, तो जो एनडीए के घटक दल हैं, लोक जनशक्ति पार्टी और मांझी साहब की हम, उनको ऐसा लगता है कि इसके जरिए जो आरक्षण का अधिकार है SC, ST, OBC, और फिर अगर इसकी बात हो रही है तो वाई नॉट 10% ऑफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इनका हक मारा जा रहा है। और इसीलिए इस बात का पुरजोर विरोध हो रहा है। और अगर राजनीतिक दृष्टि से इसको देखें तो यह दूसरा मामला है वक्फ बोर्ड के बाद, जहां एनडीए के अपने घटक दल लामबंद हैं, सरकार के इस पॉलिसी के खिलाफ हैं। उन्होंने वक्फ के सवाल पर भी सरकार को मजबूर किया कि वक्फ के सवाल को पहले एक पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रेफर किया जाए, वहां इन टोटलिटी तमाम कंसर्न्स को इनवाइट किया जाए, उनको समझा जाए, उन पर विचार हो, फिर ही वक्फ बोर्ड को से संबंधित कानून सरकार लेकर आए। वक्फ बोर्ड की जहां तक बात है तो यह देश में सरकार के बाद 3 मंत्रालय, सरकार के डिफेंस, रेलवे, यह तीसरा सबसे बड़ा जमीनों का मालिक है निजी सेक्टर में। निजी सेक्टर में तो पहला, और सरकारी और निजी को मिला लें तो तीसरा सबसे बड़ा उपकरण है डिफेंस और रेलवे के बाद, जिसके पास जमीनों का लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। इसकी लैंड रेवेन्यू से या इन संपत्तियों से प्रति माह 2000 करोड़ रुपए की कमाई आकी गई है, बताई जाती है। लेकिन एनडीए के अपने घटक दलों के जो भी कंसर्न्स थे, उसको लेकर इन्होंने इस पर सीधे कानून लाने से सरकार को रोका है। अब यह दूसरा मसला है, जब सरकार को फिर एनडीए के 2 प्रमुख घटक दल फिलहाल लेटरल एंट्री पर SC, ST, OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का हक और हिस्सा मांग रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि इसके माध्यम से सरकार सरकारी सेवाओं में आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए एनडीए के घटक दलों में विचारों का विनिमय चालू हो गया है। ऐसे सरकार के शुरू होते ही कुछ माह भी अभी नहीं बीते हैं कि 2 मुद्दों पर एनडीए के घटक दल आमने सामने खड़े हैं। इसको देखते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकार सुचारू रूप से चले, सुव्यवस्थित ढंग से चले। इसलिए एनडीए की बैठक प्रति माह कम से कम एक बैठक होगी, जहां ऐसे कंटेंटेनियस इशू जिस पर विवाद हैं, जिस पर घटक दल सहमत नहीं हैं, विचार विमर्श हो चुके, और एनडीए एज ए कंबाइंड बॉडी, एज ए एक दल, एज ए एक कंबाइंड, एज ए एक घटक पूर्ण एकता के साथ जनता के बीच आ सके और सरकार को चलाया जा सके। बजट के सवाल पर भी वो बात अलग है कि सामने नहीं आई है, लेकिन जहां तक बिहार के विशेष राज्य के मुद्दे का सवाल है और उसको जिस तरह से बिहार को विशेष तहरीस देकर वित्त मंत्री द्वारा बताया जा रहा है, उससे जो घटक दल हैं एनडीए के, मसलन लोक जनशक्ति पार्टी, मसलन हम, मतलब उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, वह कहीं से संतुष्ट और सहमत नहीं दिखती है। तो आप यहाँ बने रहिए। आगे घटक दलों की यह मुखर स्वर कितना मुखर हो पाता है, भाजपा उनको कितना संतुष्ट कर पाती है, उनके बातों को कितना तवज्जो मिलता है, और एनडीए अपना सफ़र सुचारू ढंग से कैसे करता है, इन सारे मुद्दों पर और भी बात आपसे होगी आने वाले अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।